हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है उत्तराखंड के अंदर ग्रुप सी के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज उत्तराखंड में लगातार निकल रही हैं और जिसका हमारे पास कैलेंडर भी पहले से ही पूर्व निर्धारित है, जिस पर हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें उत्तराखंड के क्वेश्चंस का सिलेबस जो है काफ़ी ब्रॉड दिया गया है। तो यहाँ पर हमने जो है इसको लेकर लगातार क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, और जो नेक्स्ट आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमने उत्तराखंड के अंतर्गत की उत्तराखंड राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी और कब इसका गठन हुआ, इससे रिलेट हमने इसकी जो बात पहले क्लास में कर चुके हैं कि कब विधेयक पारित हुआ था और क्या उत्तराखंड का नाम स्टार्टिंग में पड़ा था और कब ये नाम बदल कर उत्तराखंड रखा गया था जो है उत्तरांचल से, ठीक है। तो ये सारे हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले ही। तो इससे पहले और साथ ही हमने बात की थी कि उत्तराखंड के अंदर कितने ब्लॉक हैं, कितने जो है तहसीलें हैं, कितने जिले हैं और प्रत्येक जिले में कितने तहसीलें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो एक बहुत बेहतरीन हमारी 2 क्लासेस आ चुकी हैं दोस्तों। अब जो है आज की क्लास में बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे पे हम चर्चा करने वाले हैं, और जिसके लिए हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों इसको हम परीक्षा वाणी से, क्योंकि परीक्षा वाणी से जो भी एग्जाम हो रहे हैं उत्तराखंड के अंतर्गत परीक्षा वाणी की बुक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। तो हम उसको जो है बेहतरीन तरीके से आपके तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और लगातार आपको हमारे जो क्लासेस होंगे उनमें काफ़ी सारा चेंजेस देखने को मिलेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप तक हमारी क्लासेस पहुंचेंगी। तो इसी के मद्देनज़र आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और हमने इससे पहले आपको जो डिस्कशन किया था, जो बातें हमने आपको बताई थी, वो थी उत्तराखंड जो है, जो उत्तराखंड है ये उत्तराखंड हमारे देश का जो है 27वां राज्य के तौर पर बन के तैयार हुआ था। 27वां राज्य था और ये यूपी से अलग किया गया था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और साथ ही अगर हम बात करें इसको पर्वतीय राज्य के तौर पे दोस्तों 11वां पर्वतीय राज्य था, जो हमने पहली क्लास में बात कर चुके हैं कि ये जो है 11वां पर्वतीय राज्य था, ठीक है। और वैसे ही 27वां राज्य है। और साथ ही साथ इसको जो गठन हुआ था और ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और साथ ही इसके अंतर्गत हमने जो इसका जो नाम बदलने की बात की थी, तो 9 नवंबर 2000 को इसका नाम जो था वो था उत्तरांचल। क्या था दोस्तों? उत्तरांचल। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स अभी हाल ही में 12th पास किए हुए हैं या ग्रेजुएशन हाल ही में किसी सब्जेक्ट से किए हुए हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम, तो यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए अभी लगातार ग्रुप सी की वैकेंसी निकल रही है। तो हम बेसिक से पूरे क्लास को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करना चाहते हैं, जिससे आपको आगामी एग्जाम्स में आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसे लगेंगी बहुत आसान भी हो सकती हैं आपके लिए, और बहुत सारे जो बेसिकली पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी अपनी तैयारी को स्टार्ट दे रहे हैं, उन सभी के लिए तो ये बहुत ही जो है एक मैनेजिंग क्लास रहेगी, फिक्स क्लास रहेगी, जो आपको जो है काफ़ी आगे तक पहुंचा सकती है और आपका सिलेक्शन श्योर कर सकती है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही जो है हमने बात की थी कि उत्तरांचल के इसका जो पहला नाम था उत्तरांचल था, फिर उसके बाद इसका नाम जो है 1 जनवरी 2007 से इसका नाम जो रख दिया गया था दोस्तों, वो रख दिया गया था उत्तराखंड। और उत्तराखंड जो है तब से जो है इस राज्य का नाम उत्तराखंड के नाम से अभी भी कंटिन्यूटी के साथ चल रहा है। तो ये हमने इस पर डिस्कशन किया था। और साथ ही इसके अंदर हमने बात की थी कि इसके जो राज्य प्रतीक हैं वो क्या क्या हैं। तो आज हम उसी को क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो उत्तराखंड के जो राज्य प्रतीक हैं, जो प्रतीक चिन्ह हैं यानी कि राजकीय चिन्ह इनको दिया गया है, तो वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम राज्य चिन्ह की बात करते हैं दोस्तों। तो राज्य चिन्ह में जो है यहाँ पर शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह में उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक मिलती है। और इस चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां हैं, ठीक है। तो ये जो हमने इसका जो राज्य चिन्ह जो है, ठीक है, राज्य चिन्ह, तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर देते हैं। तो राज्य चिन्ह में क्या है कि एक गोलाकार आकृति है, और एक गोलाकार आकृति के अंतर्गत दोस्तों क्या है कि
इसके अंतर्गत आपका जो है इसका हम एक प्रतीक चिन्ह बहुत अच्छे से आपको बताते हैं किस तरीके से बना है। ठीक है, तो राज्य चिन्ह के अंतर्गत इसमें जो है 3 पर्वत चोटियां बनाई गई हैं। ठीक है, 3 पर्वत चोटियां या मान के चलिए, और इसके अंतर्गत गंगा की जो है 4 लहरें दिखाई गई इस तरीके से। तो ये है, और साथ ही इसमें जो है अशोक की लाठी। ठीक है, ये आपका अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से बनाएं तो इसमें ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको बना सकते हैं, और यहाँ पर अशोक की लाट बनाई गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो इतना पूरा प्रॉपर इसको ड्रॉ कर पाना मुश्किल है, लेकिन आप इसको थोड़ा इस तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो 3 चीज़ों का यहाँ पर समावेश किया गया है इसके अंतर्गत। 3 पर्वत चोटियाँ हैं मेनली, और 4 जो है गंगा की लहरें बनाई गई हैं, और साथ में जो बीच वाली पर्वत चोटी है उसमें क्या बनाई गई है, अशोक की लाट बनाई गई है। तो यहाँ पर अशोक की लाट है दोस्तों, क्या है, अशोक की लाट। ठीक है, ये आपको देख मेनली समझना है, अशोक की लाट याद करनी है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपकी ये अशोक की लाट, अशोक की लाट के नीचे जो है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया एक वाक्य जुड़ा है, जिसको कहते हैं सत्यमेव जयते। तो ये यहाँ पर लिखा गया है सत्यमेव जयते, तो यहाँ पर सत्यमेव जयते। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करेंगे, मतलब आपको समझना है दोस्तों कि डायग्राम कैसा बना है, इससे मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कि इसमें है क्या मेन चीज। और ये जो सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्तों, किससे लिया गया है, ये लिया गया उपनिषद से, और जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद से ये जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, तो प्रॉपर आप एक मतलब बेसिक टू एडवांस स्टडी करेंगे तो आपकी तैयारी ऑब्वियसली अच्छी होगी। हम भी अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इसलिए आपको जो है धीरे धीरे हमारी क्लास में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और आपकी नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप अगर इस परीक्षा वाणी की बुक को कम्प्लीटली तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम्स जो है बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। उत्तराखंड के अंतर्गत ग्रुप सी तो बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अशोक की लाट है इसमें मेनली, और 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, पर्वत श्रेणी दिखाई गई, और साथ ही सत्यमेव जयते इसमें लिखा गया, और 4 ये गंगा की लहरें। कितनी है टोटल, ये होंगी 4 लहरें। ठीक है, गंगा की लहरें हैं 4, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये इसका मेन पॉइंट है। अब बात करते हैं जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं राज्य पुष्प की। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ये है ब्रह्मकमल। ठीक है, ये तो राज्य चिन्ह हो गया। अब बात करते हैं राज्य पुष्प। ठीक है, तो इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य पुष्प क्या है, और उसका जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये यहाँ पर पूछा जाता है। तो राज्य पुष्प की अगर हम बात करें दोस्तों, उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो है ब्रह्मकमल, और यहाँ पर जो है इसको कहा जाता है सोसूरिया अबवेलिटा। ठीक है, क्या कहा जाता है, सोसूरिया अबवेलिटा। तो राज्य पुष्प है दोस्तों वह है ब्रह्मकमल, ब्रह्मकमल। ठीक है, तो राज्य पुष्प हो गया ब्रह्मकमल, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोसूरिया, सोसूरिया अबवेलिटा, अबवेलिटा। ठीक है, तो सोसूरिया अबवेलिटा जो है इसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये राज्य पुष्प हमारा ब्रह्मकमल हो गया, और इसका वैज्ञानिक नाम हो गया सोसूरिया अबवेलिटा। ठीक है, ये तो इसके फिर हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे कि आपको याद कैसे करना है। फाइनली एक शॉर्ट ट्रिक बता देंगे जिसके द्वारा आप जो है राज्य पुष्प, राज्य पक्षी, ठीक है, और राज्य पशु, इनके नाम और इनके वैज्ञानिक नाम दोनों एक साथ याद कर सकते हैं एक छोटे से सेंटेंस के अंदर। तो वो भी हम आपको अपने ट्रिक के अंतर्गत बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये राज्य पुष्प हो गया। अब बात आती है कि किस क्षेत्र में होती है, ये होती है आपके हिमालय क्षेत्र में। कहाँ पर ये पाया जाता है, राज्य पुष्प जो पाया जाता है दोस्तों वो जाता है मध्य हिमालय क्षेत्र में। कहाँ पर पाया जाता है, मध्य हिमालयी क्षेत्र में ये जो है ये पुष्प पाया जाता है, इसको हम राज्य पुष्प कहते हैं। तो ये राज्य पुष्प जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प जो ब्रह्मकमल है ये मध्य हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है,
और साथ ही साथ इसको जो कितनी हाइट में पाया जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पाया जाता है 4800 से लेके 6000 मीटर का, इसको आप नोट करते रहिएगा। ये जो पाया जाता है 4800 से लेके 6000 मीटर तक की ऊंचाई में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जब हमने देखा था रूसी के जो पेपर हुए थे तो उसमें ये कंफ्यूजन के लिए इसमें 4 आंसर दिए रहते हैं। जैसे 4800 से 6000 मीटर हो गया, आपका 2200 से 2700 भी दे देगा, उसके बाद 4000 से 4500 भी दे सकता है। ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दे देगा और उसमें जो है आपका वही होगा राज्य जो आपको सही होगा। 4800 से लेके 6000 मीटर तक की ऊंचाई में ये जो है राज्य पुष्प पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो है इसको इसकी कुल कितने हैं प्रजातियां कितने हैं। अब उत्तराखंड में जो है इसको जो ये इसकी कुल प्रजातियां हैं, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इसकी प्रजातियां, अगर हम इसकी उत्तराखंड में प्रजातियां कहते हैं, यूके में उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं, ये पाई जाती है 24। कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में, 24 प्रजातियां इसकी उत्तराखंड में। और साथ ही अगर हम टोटल प्रजातियों की बात करें पूरे विश्व में, ठीक है, विश्व में है इसकी, विश्व में जो इसकी प्रजातियों की हम बात करें तो विश्व के अंतर्गत टोटल इसकी जो प्रजातियां हैं कितनी हैं, 210 प्रजातियां। कितनी हैं, 210 प्रजातियां। तो ये पूरे विश्व में 210 प्रजातियां इसके अंतर्गत है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो पहली बात राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है और ये एक हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, मध्य हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक हो गया। और दूसरा, इस ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है, सोसूरिया अबेवेलेटा। क्या कहा जाता है, अबेवेलेटा। ठीक है, तो अबेवेलेटा, ठीक है, अबेवेलेटा हो गया राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम, ये याद रखना है। और साथ इसकी प्रजातियां टोटल उत्तराखंड में 24 हैं। और साथ ही अगर विश्व में प्रजातियों की बात करें तो 210 प्रजातियां इसकी टोटल विश्व में पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो टोटल विश्व में कितनी प्रजातियां हैं, 210 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसको जो है ब्रह्म कमल जो है फेन कमल तथा कस्तूरा कमल और के पुष्प बैगनी रंग के होते हैं। अब इनमें जो है जब इनके जो कलर होता है, ब्रह्म कमल का जो कलर है वो किस प्रकार का है, ये है इसका बैगनी कलर। कौन सा कलर है, बैगनी रंग का ये होता है। क्या होता है, बैगनी रंग का। ठीक है, बैगनी रंग का है उस जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, किस कलर में है ये, बैगनी रंग में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब उत्तराखंड के फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग बेस और पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्र में यह पुष्प बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो ये पुष्प जो है राज्य पुष्प जो है ब्रह्म कमल, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है दोस्तों सबसे ज्यादा फूलों की घाटी में, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और फूलों की घाटी कहाँ है दोस्तों, ये है आपका चमोली में। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली में। तो सबसे ज्यादा चमोली में पाया जाता है। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है, केदारनाथ। कहाँ, केदारनाथ में भी ब्रह्म कमल बहुत है। इसके अलावा आपको केदारनाथ के अलावा शिवलिंग बेस में पाया जाता है और पिंडरी ग्लेशियर में। ठीक है, तो जो पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर में भी ये पुष्प बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। और इसके साथ ही ये कहाँ, शिवलिंग बेस में, कहाँ, शिवलिंग, शिवलिंग बेस। ठीक है, तो आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। आप अगर इनको ध्यान से हमारी क्लास को लेंगे और उसको सुनते रहेंगे तो आपको वैसे भी बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगे। अब इसको देखिए, इन जगहों पाया जाता है बहुतायत मात्रा। स्थानीय भाषा में इसका नाम जो है राज्य पुष्प ब्रह्म कमल जो है, इसका जो स्थानीय नाम है, इसका स्थानीय नाम है दोस्तों क्या है, ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम कौल पद्म। तो ये मेन पॉइंट है इसका, स्थानीय नाम। किस नाम से इसको जाना जाता है, इसको जाना जाता है कौल पद्म। ठीक, तो ब्रह्म कमल का ही नाम जो है
ब्रह्म कमल का जो नाम है उसको हम कौल पद्म भी कहते हैं। तो कौल पद्म के नाम से भी इसका स्थानीय नाम ब्रह्म कमल का कौल पद्म है। ठीक है, तो राज्य पुष्प कौन सा हो गया? ब्रह्म कमल हो गया। वैज्ञानिक नाम सोसोरिया अबवेलेटा। ठीक है, हमारा जो मकसद है दोस्तों वह है पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो बेसिक टू एडवांस करना है तो क्या करना है? हर कॉन्सेप्ट को समझना है। क्लास कितना अटेंड कर लिए इससे मतलब नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आप एक क्लास में किस कॉन्सेप्ट को कितना क्लियर कर पा रहे हैं, ये मेन मकसद होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में बहुत कंफ्यूजिंग रहता है क्वेश्चन पेपर और वहाँ पर आपको बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर जो है राज्य पुष्प ब्रह्म कमल हो गया, जिसका कलर कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। और सोसूरिया अबेवेलेटा इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबेवेलेटा। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है ब्रह्म कमल सबसे ज्यादा? ये हिमालय क्षेत्र में है, लेकिन कौन से हिमालय क्षेत्र में? मध्य, हिमालय के मध्य भाग में। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर हम प्रजातियों की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत टोटल 24 प्रजातियां हैं, और साथ ही अगर पूरे विश्व की बात करें 210 प्रजातियां ब्रह्म कमल की पाई जाती हैं। ये कहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन जो ये प्रजाति पाई जाती है राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की, वो पाई जाती है फूलों की घाटी जो चमोली में स्थित है, केदारनाथ में सबसे ज्यादा है, पिंडारी ग्लेशियर में है, और शिवलिंग बेस। ठीक है, तो इन जगहों पे जो है ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और स्थानीय भाषा में इसको सबसे बढ़िया नाम इसको दिया गया, वो दिया गया है कौल पद्म। ठीक है, कौल पद्म इस जो है इस ब्रह्म कमल का नाम है दोस्तों। ठीक है, अब इस पुष्प का उल्लेख कहाँ से मिला? इस पुष्प के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो वेदों से मिलता है, और महाभारत में जो है इसको सौगंधित पुष्प के तौर पर माना जाता है। और पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पुष्प को केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ठीक है, तो महाभारत में इसे किस पुष्प के नाम से जाना जाता है? जैसे स्थानीय भाषा में कौल पद्म कहते हैं, और महाभारत के उसमें क्या कहा गया इसको? सौगंधित पुष्प। तो ये भी नाम, ये भी पॉइंट नोट करने लायक है कि महाभारत में इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है सौगंधित, सौगंधित पुष्प। ठीक है, सौगंधित पुष्प के नाम से इसको महाभारत में जाना जाता है। ठीक है, तो महाभारत में इसमें क्योंकि ये जो है इसकी जो जानकारी मिलती है ब्रह्म कमल की, तो इसके किसमें इसका उल्लेख है? मेन वेदों में। ठीक है, तो वेद जो वेद होते हैं, वेदों के अंतर्गत इसके बारे में चर्चा है वेदों में। ठीक है, तो ब्रह्म कमल जो है वेदों के समय से ये लिया गया है, और हमारा उत्तराखंड जो है एक हिसाब से देवभूमि के तौर पर जानी जाती है। और क्योंकि वेद पुराणों में जिस बारे में अगर देखने को मिले तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारा उत्तराखंड काफ़ी आगे है, और हर चीज़ को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने और उसमें अंडरस्टैंडिंग पावर हमारे उत्तराखंड के लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो अगर वहाँ पर कहीं ना कहीं वेदों में अगर कौल पद्म या सौगंधित पुष्प के नाम से अगर वो जाना जा रहा है तो ब्रह्म कमल है। तो ब्रह्म कमल की प्राथमिकता इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई, इसीलिए जो इसको राज्य पुष्प घोषित कर दिया गया। राज्य पुष्प इसलिए घोषित किया जाता है किसी भी चीज़ को दोस्तों, कि वो इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर हमें सुरक्षा करनी है, हमें उसको सुरक्षित रखना है और उसको लंबे समय तक अपने राज्य के अंतर्गत रखना है या उसका नुकसान रोकना है, तो उसको जो है उसको या तो राज्य पुष्प या राज्य पक्षी या उसको राज के पशु, ठीक है, इस तरीके से उसका जो है संरक्षण करने के लिए उस चीज़ को घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसमें कुछ कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जिस कारण से उसको जो है राजकीय घोषित करने के लिए उसको प्राथमिकता दी जाती है सभी के द्वारा। ठीक है, तो उसको भी एक सहमति के बाद ही उसको घोषित किया जाता है। तो ये जो पुष्प है इनको अर्पित किया जाता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा पुष्प है किसका? भगवान शिव को। ठीक है, किसको अर्पित किया जाता है? तो अर्पित किसको किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, ये किसको अर्पित किया जाता है? ब्रह्म कमल ये किया जाता है भगवान शिव को। ठीक है, भगवान शिव को जो है ये अर्पित किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें एग्जाम में आती हैं। ऐसा नहीं कि आपको पता है कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल, और आप सोचेंगे मेरा एग्जाम के प्रिपेयर होगी, नहीं, उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए,
तो आप यहीं पर से देख सकते हैं 25 से 30 क्वेश्चन हमारे यहाँ तैयार हो जाते हैं इतने में। अब वो तभी आप क्लियर कर पाएंगे जब आप उसको बेसिकली समझेंगे। ऊंचाई का क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको बताया है कि पहले समूह के अंतर्गत ये पूछा गया है। प्रीवियस पेपर्स जिस दिन हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो आपको दिखेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है, वो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही डायरेक्ट कराएंगे, तो वो भी आप उसमें भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको किसको अर्पित किया जाता है, ब्रह्म कमल किसको अर्पित किया जाता है, भगवान शिव को, ग्रुप सी के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। और विश्व में इसकी कितनी प्रजाति है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये तो बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। और ये सत्यमेव जयते किससे लिया गया, मुंडकोपनिषद से, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। एक ये क्वेश्चन आया कि उत्तराखंड का नाम जो है उत्तरांचल से बदल कर उत्तराखंड कब रखा गया था। राज्य स्थापना सबको याद रहता है, लेकिन उत्तरांचल से उत्तराखंड कब रखा गया, ये जो है याद अमूमन कम बच्चों को रहता है। तो यहाँ पर उत्तरांचल से उत्तराखंड जो किया गया था 1 जनवरी 2007 से जो है उत्तरांचल का नाम बदल कर उत्तराखंड कर दिया गया था। तो ये जो है आपका जो नाम चेंज हुआ था, नाम परिवर्तन हुआ था, तो परिवर्तन कब किया गया था, परिवर्तन जो किया गया था दोस्तों, किया गया था कब, ये किया गया था 31 दिसंबर 2006 को, ठीक है, इसको याद रखना। तो उत्तरांचल का नाम बदल कर जो है उत्तराखंड जो किया गया था 31 दिसंबर 2006 को किया गया था, और 1 जनवरी से वो फिर लागू हो गया था, ठीक है नहीं। तो ये चीज हुई थी। तो यहाँ पर आपको ये सब कुछ हमने जो है इस पर चर्चा की। ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई जो है 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए, चूंकि विभाग के पास लगातार पेपर होने हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, आप देख रहे हो इतने सारे एग्जाम्स हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एग्जाम है ग्रुप सी के अंतर्गत। और उसमें क्या है दोस्तों, उसमें क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन बार बार रिपीट तो कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं कि जो अभ्यर्थी को परेशान भी कर सके और हर बार कुछ नया क्वेश्चन मिले। जैसा आपने देखा होगा, आपने अगर अभी ग्रुप सी के अंतर्गत जो पेपर होने वाले हैं उनका टाइम टेबल आपने देख लिया होगा, शेड्यूल आपने देख लिया होगा, कब उनकी वैकेंसी निकलनी है और कब उनके एग्जाम्स होने हैं। तो दिसंबर तक का यहाँ पर जो है टाइम टेबल यूकेएसएससी ने जारी कर दिया है। तो उसमें सारे ग्रुप सी के पेपर्स होंगे, तो ग्रुप सी के पेपर सारे पेपर नई नई चीज़ आएंगी। तो ये जैसे ये चीज़ें अमूमन यूज हो चुकी हैं, तो कुछ तो इसी में से रिपीट होंगी और कुछ नई चीज़ आपको देखनी। जैसे ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई कितनी है, देखो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ब्रह्म कमल के जो पौधे की ऊंचाई है दोस्तों वो है 70 से 80 सेंटीमीटर। अब ये पौधे की ऊंचाई की बात आती है, तो इसका जो पौधा होता है वो लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। तो आप सोचेंगे कितना होता है, लगभग लगभग 1 मीटर से कम। क्या होता है, 1 मीटर से कम ऊंचाई का होता है, ठीक है। अब 70 से 80 सेंटीमीटर से थोड़ा आपको कंफ्यूजन आएगा कि 70-80 करके आएगा, बट सेंटीमीटर है वो, और सेंटीमीटर आपका जो है 1 मीटर में होते हैं टोटल 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ 70 से 80 है तो मतलब 1 मीटर से कम इसकी हाइट जो है रहती है। तो पौधा बहुत बड़ा नहीं होता, और इसमें जो है जुलाई से सितंबर तक मात्र 3 माह तक फूल खिलते हैं, ठीक है। कब से कब तक, जुलाई से सितंबर तक। तो यहाँ पर जो है वो जो इसके फूल खिलने का समय है, फूल खिलने का समय कब से कब तक, जुलाई से सितंबर तक। कब से दोस्तों, जुलाई से लेके सितंबर तक। पूरे एक एक पॉइंट नोट करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत टफ है आज के समय में ग्रुप सी का एग्जाम क्रैक करना उत्तराखंड में। 100 में से 70, 75, 80 नंबर बच्चे ला रहे हैं, और उस एग्जाम में जहाँ सारी चीज़ें आपको बिल्कुल यूनिक देखेंगे, ठीक है। जो अभ्यर्थी तो नए नए जाते हैं उनको लगता है कि हम बहुत प्रिपेयर हैं, बहुत अच्छे साथ हैं, हमारी तैयारी हो रही है, बहुत हम मतलब फुल तैयारी के साथ हैं, उनको ऐसा कॉन्फिडेंस लगता है। लेकिन जब वो पेपर देखते हैं ना दोस्तों, क्वेश्चन उनके बिल्कुल दिमाग से ऊपर ऊपर उठते हैं। क्यों, क्योंकि डीप स्टडी नहीं की हुई होती, पेपर के पैटर्न को समझा नहीं होता, पेपर कितना हार्ड हो रहा है आज के समय में, कंपटीशन कितना हाई है, लड़कों की मेहनत कितनी स्ट्रांग है, कितना डीप स्टडी करके चलते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी होगी। तो वो सारी चीज़ें जो क्लियर करेगा उसका सिलेक्शन श्योर होगा।
और 100% श्योर होगा तो वहाँ पर आपको ना कोई ज़्यादा परेशानी होगी कि भाई ये हो गया, किसी प्रकार के एक्सक्यूज में मत जाइए दोस्तों, ठीक है। एक्सक्यूज में जाने से अच्छा मेहनत पर फोकस करिए। आप एक बार अपनी पकड़ तो मजबूत बना लो। जैसे आज राज्य पुष्प पे आपको तो पता था राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है, ऊंचाई भी पता होगी, ये इसका जो है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पता होगा, लेकिन बहुत सारी चीज में आपको देखने मिलेंगी जो अभी भी यूनिक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है नहीं। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट चीज में आता है कि इसमें जुलाई से सितंबर तक आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रह्म कमल है वो कब से कब तक खिलता है। तो ये जुलाई से सितंबर तक इस पुष्प के खिलने के समय है। और साथ ही इसमें ये बैंगनी रंग का इसका पुष्प टहनियों में नहीं बल्कि पीले पत्तियों से निकले कमल पात में पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये टहनियों में नहीं खिलते हैं, कहाँ में खिलते हैं? पुष्प गुच्छ के रूप में। पत्तियों से निकले कमल पात जो होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में जो कोपलें आती हैं ऊपर को, उस कोपलों में जो पुष्प गुच्छ के रूप में ये फूल जो है खिलता है। जिस समय इसके फूल खिलते हैं उस समय वहाँ का पूरा वातावरण सुगंध से भर जाता है। तो एक सुगंध कैसा पुष्प है ये एक सुगंधित पुष्प है। कैसा पुष्प है? ये है एक सुगंधित पुष्प, इसीलिए इसको सौगंधित पुष्प के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें एक अच्छी खुशबू आती है, तो इसलिए जो है जब ये पुष्प खिलता है तो पूरे एरिया को क्या कर देता है? सुगंधित कर देता है। तो इसके सुगंध के कारण ये पूरे वातावरण जो है स्वच्छ और सुगंधित महसूस होता है। तो ये था हमारा क्या था राज्य पुष्प के बारे में। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताना चाह रहे थे, वो ट्रिक हम आपको बता देते हैं जिसमें हमारा ये पहला हिस्सा जो है आ जाता है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों राज्य पक्षी को लेकर। तो उत्तराखंड को जब राज्य स्थापना हुई उत्तराखंड की, तो राज्य पुष्प, राज्य पक्षी और इसके अलावा राज्य पशु पशु यहाँ पर घोषित किया गया था। तो ये तीन चीजें थी और राज्य चिन्ह भी प्रतीक चिन्ह के तौर पे यहाँ पर घोषित किया गया था। तो हमने जो है राज्य पुष्प के बारे में स्टडी किया जो हमारा ब्रह्म कमल था। अब हम बात करते हैं राज्य पक्षी की बात करते हैं। तो राज्य पक्षी मोनाल, ठीक है। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है और ये मोनाल जो है आपका नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है, या ठीक है। तो ये चीज आपको पता। तो यहाँ पर जो है राज्य पक्षी हमारा क्या आ जाता है? तो राज्य पक्षी के अंतर्गत हम क्या कर देते हैं? ये हमारा मोनाल है, पहली बात, ठीक है। राज्य पक्षी क्या हो गया? मोनाल हो गया। अब बात करते हैं मोनाल जो है इसको हिमालय के मयूर के नाम से इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हिमालय का मयूर। तो ये आपने ध्यान देना है, इसको कहा जाता है हिमालय का मयूर, ठीक है। राज्य पक्षी हमारा जो मोनाल है इसको हिमालय का मयूर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है इसको राज्य पक्षी घोषित किया गया था और ये लगभग संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में, जैसा आपका राज्य पुष्प है वो मध्य हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन ये पूरा हिमालय क्षेत्र में पूरा पाया जाता है, पूरे हिमालय क्षेत्र में है ये पाया जाता है। और ये 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाई जाती है, ठीक है। तो ये मोनाल जो है कहाँ से कहाँ तक? 2500 से लेके 5000 मीटर तक। तो इसको याद रखना, ये जो है ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक के क्षेत्र में पाया जाता है? ये पाया जाता है 2500 मीटर से लेके 2500 से 5000 मीटर ऊंचाई में, ठीक है। तो 2500 से लेके 5000 मीटर तक ऊंचाई। और जबकि वो कितना था हमारा राज्य पुष्प जो है वो 4800 से लेके 6000, ठीक है। यहाँ तक ऊंचाई तक में ये जो है पौधा ब्रह्म कमल जो हमारा पुष्प है वो पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके राज्य पक्षी कितने ऊंचाई तक पाए जाते हैं? ये 2500 से लेके 5000, मतलब तो 2500 से लेके 5000 तक की ऊंचाई तक में ये पाए जाते हैं। तो ये घने जंगलों में पाए जाते हैं क्योंकि पक्षी है भाई, पक्षी को अपना लिविंग के लिए जो है फॉरेस्ट एरिया ही पसंद है, तो इसलिए वहाँ जाएगा। मोनाल तथा डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, लेकिन मोनाल जो है मादा पक्षी और डफिया नर पक्षी है। अब देखिए मोनाल क्या है? ये किस प्रकार का पक्षी है? मादा पक्षी। अब इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है
क्या है, नर है मादा है, तो ये मोनाल क्या है दोस्तों, ये है मादा पक्षी के तौर पे, ठीक है। और जो डफिया होता है, डफिया क्या होता है, डफिया, तो डफिया जो है तो एक ही प्रजाति, बट ये नर नर पक्षी है, क्या है, ये नर प्रजाति का है। डफिया क्या है, नर प्रजाति का है, और मोनाल कौन से है, मादा पक्षी है, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि मोनाल किस प्रकार का पक्षी है, नर है मादा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। धातव्य है कि उत्तरायण हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। तो ये भारत का एक ऐसा जो है राज्य पक्षी है जो दो राज्यों का एक ही राज्य पक्षी है, ठीक है। तो वो क्या है आपका मोनाल, ठीक है। कहाँ का, एक तो हिमाचल का और एक ही उत्तरांचल का, ये उत्तराखंड इसको कहा गया है, ठीक है। नहीं तो ये है, और नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। नेपाल का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा वैसे, क्योंकि आपको हालांकि ये आएगा नहीं क्योंकि नेपाल का है, तो फिर भी एक जानकारी के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि ये नेपाल का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, और हिमाचल का क्या है, ये हिमाचल का राज्य पक्षी, ठीक है। तो हिमाचल का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी के तौर पे इसकी पहचान है, ठीक है। तो उत्तराखंड और साथ ही हिमाचल, दो राज्यों का ये राज्य पक्षी है मोनाल। इसके अलावा इसमें क्या है कि मोनाल का वैज्ञानिक नाम होता है लोफोफोरस इम्पीजेनस, लोफोफोरस इम्पीजेनस, तो इसका नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस, ठीक है। ये इसका वैज्ञानिक नाम है, तो वैज्ञानिक नाम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम है इसका लोफोफोरस, क्या है, लोफोफोरस, लोफोफोरस और साथ में इम्पीजेनस, तो इम्पीजेनस ये इसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम क्या है, लोफोफोरस इम्पीजेनस, इसका वैज्ञानिक नाम है राज्य पक्षी हमारा मोनाल, ठीक है। ये वैज्ञानिक नाम है। और इपिलेस, ये इसके जो है चार प्रमुख प्रजाति है, इसकी जो प्रमुख प्रजाति है इपिलेस है, और स्केलेटरी है, ल्यूरी है, और ल्यूफोफोरेंस, इसका जो चार प्रमुख प्रजातियां हैं। तो आप इस तरीके के वर्ड अगर आएंगे एग्जाम में तो आपको ध्यान देना है कि ये मोनाल के बारे में क्या क्या वर्ड है, इपिलेस है, इसके अलावा आपका स्केलेटरी है, इसके अलावा ल्यूरी है, और ल्यूफोफोरेस, ल्यूफोफोरेंस है, ये इसके चार प्रमुख नाम हैं। उत्तराखंड, कश्मीर, असम और नेपाल के स्थानीय भाषा में इस पक्षी को मन्याल, मन्याल या मुनाल, ठीक है। तो मुनाल शब्द से तो आपको पता चल कि मोनाल के बारे में ही कहा जा रहा है, लेकिन अगर मन्याल की बात आती है तो ये बड़ा कठिन है। तो कहाँ कहाँ इसको स्थानीय भाषा में मन्याल भी इसका नाम रखा गया है, तो इसको जो है मन्याल भी कहा जाता है, इसको मन्याल या मोनाल भी कहा जाता है। कहाँ कहाँ कहा जाता है, कश्मीर क्षेत्र में, ठीक है, कश्मीर क्षेत्र में इसको नाम दिया गया है, और साथ ही असम है, नेपाल है, कश्मीर हो गया, असम हो गया, और साथ में नेपाल हो गया, और साथ ही उत्तराखंड, ठीक है। तो कुछ क्षेत्रों में उत्तराखंड में इसको मुनियाल भी कहा जाता है, मुनाल, मुनाल तो इसको नॉर्मली मुनाल कोई भी बोल देगा, बट मनियाल भी इसका नाम है, ठीक है। तो इस चीज को भी समझना जरूरी है। अब इसकी जो पूंछ होती है वो हरी होती है, काले नीले रंग आदि रंगों से मिश्रण होता है, तो इसमें तीन रंगों का इसका कॉम्बिनेशन है, तो इसकी रंगीन कलगी होती है, इसकी पूंछ जो है हरी होती है, ठीक है। नीले, काले और हरे आदि रंगों का मिश्रण वाले इस पक्षी की पूंछ हरी होती है। मोर की तरह इसके नर के सिर पर रंगीन कलगी, ठीक है। तो नर जो होता है इसके सिर पे क्या हो जाता है, ये हो जाता है रंगीन, क्या होती है इसके सिर में, रंगीन कलगी होती है, तो इसलिए ये एक सुंदर पक्षी भी लगती है, ठीक है। तो ये सुंदर है,
क्योंकि ये रंगीन है, हरे काले नीले रंग का कॉम्बिनेशन है, और साथ साथ में जो है इसकी पूंछ हरे रंग की है, ये भी बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और साथ साथ में जो है इसके सिर में रंगीन कलगी भी बनी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती, अपितु किसी चट्टान या पेड़ के छिद्र में अंडे देती है। तो ये इसका पेड़ पे ही छेद छेद बना के उसमें अंडे दे देती हैं। और वनस्पति कीड़े मकोड़े आलू मोनाल के प्रिय भोजन। अब देखिए ये प्रश्न भी पूछा गया है, क्या है मोनाल का जो प्रिय भोजन क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, इसको हम नोट करेंगे। बाकी अन्य चीजें तो वनस्पति कीड़े मकोड़े तो सभी खाते हैं, लेकिन आलू किसका प्रिय भोजन है, ये हमने ग्रुप सी के पेपर में देखा था। तो इसका जो प्रिय भोजन है इसका मोनाल का, मोनाल का प्रिय भोजन, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है। तो मोनाल पक्षी का जो प्रिय भोजन है वो कौन सा है, वह है आलू। आलू इसका प्रिय भोजन है। तो सारे नोट्स आप लोग प्रिपेयर करते रहें, राज्य पक्षी के बारे में हम जो चीजें बता रहे हैं वो सारा नोट करिए, कुछ भी एग्जाम में छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी लीजिएगा, क्योंकि ये बुक जो है काफी ऑथेंटिक है और काफी कुछ इसके अंतर्गत से एग्जाम में देखने को मिलता है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तब जाके आप एग्जाम में बैठिए और समझिए कि आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज के अंतर्गत है। इसके अलावा ये क्वेश्चन को जरूर तैयार करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये आपका ध्यान रखेंगे जो मोनाल है वो किस पक्षी को कहा जाता है, ये मादा पक्षी होती है, और नर पक्षी को क्या कहा जाता है, डफिया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिक नाम बहुत ज़्यादा पूछा गया है। बाकी राष्ट्रीय पक्षी कहाँ का है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। ये चार चीज़ आपको जरूर इसमें तैयार कर लेनी है। इसके अलावा आलू की फसल को ये बहुत नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वह उसका प्री भोजन है। तो आलू की फसल में अगर पहुंच जाएगा मोनाल, तो कहीं ना कहीं उस फसल को बहुत अच्छे से जो है वो समाप्त करेगा। मांस की और खाल के लिए मोनाल का शिकार अधिक होता है, जिससे इसकी संख्या दिनों दिन घट रही है। तो एक तो इसका मांस खाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, तो इसके लिए भी इसका यूज होता है, और साथ ही इसकी जो खाल है इस पक्षी की, वो खाल के लिए भी इसको शिकार करने लगे हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इसकी संख्या दिनों दिन घट रही है। तो जब इसकी संख्या दिनों दिन घट रही है, तो इसीलिए इसको राज्य पक्षी घोषित कर दिया गया, क्योंकि एक दिखने में सुंदर है, ठीक है, मोना, क्योंकि इसमें कौन कौन से कलर होते हैं, इसमें आपके जो है जो कलर थे नीले काले और हरे, ठीक है, नीले काले और हरे रंग का कॉम्बिनेशन होता है, और साथ में इसकी जो पूंछ होती है हरे रंग की होती है, और साथ में इसमें रंगीन कलगी इसके अंतर्गत होती है, रंगीन कलगी। ठीक है, तो जिस कारण से काफी आकर्षित करने वाली पक्षी है, और इसलिए क्योंकि इसके लोग जो है इसको इसको मांस के तौर पे भी खाते थे या खाते होंगे अभी भी, और साथ ही जो है इसकी इसकी जो खाल है, इसकी खाल का भी उपयोग किया जाता है। तो इसलिए जो है ये पक्षी काफी जो है यूजफुल होने की वजह से इसकी प्रजाति जो है, इसकी जो संख्या दिनों दिन घट रही थी, तो उसको बचाव करने के लिए, इसके संरक्षण हेतु इसको क्या कर दिया, राज्य पक्षी घोषित कर दिया। अब राज्य पक्षी घोषित करने का फायदे क्या होता है दोस्तों, वो ये होता है कि जो भी इसको, अगर इस पक्षी को मारते हुए पकड़े जाते हैं, तो उनको जो है कहीं ना कहीं जुर्माना और उनको जो है उस पर दंड किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती हैं, इसलिए इनको राज्य पक्षी, राज्य पुष्प में घोषित कर दिया जाता है। अब हम आपको बताना चाह रहे थे कि जो शॉर्ट ट्रिक्स को याद करने का बताना चाह रहे थे, तो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद करना है भूरो ब्रशो मोलोकम, ठीक है, इसमें आपको कुछ बता देता हूँ। भूरो ब्रशो मोलो और कम, ठीक है, भूरो ब्रशो मोलो कम। तो यहाँ पर हमने अभी ये जो है ब्रह्म, ब्र से मतलब यहाँ पे क्या है, ब्र से मतलब है ब्रह्म कमल। तो ब्रह्म कमल का जो वैज्ञानिक नाम क्या था, वो था सोसूरिया। सोसूरिया अपिवेलिटा, ठीक है, सोसूरिया अपिवेलिटा था।
ब्रशो अगर आपने याद कर लिया तो आपका ब्र से ब्रह्म कमल बन गया, सो से सोसूरिया बन गया। तो आपका एग्जाम में क्रैक हो जाएगा आराम से क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए आपका मोलो, आप देखिए मो से क्या है, मोनाल, मो से क्या है, मोनाल है, ठीक है। और लो से क्या है, देखिए लो से आपका क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस। क्या है लो से, लोफोफोरस, लोफोफोरस, ठीक है। तो अगर आपको लोफोफोरस याद हो जाएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा कि मोनाल का वैज्ञानिक नाम है। और साथ ही ब्र से ब्रह्म का मतलब सोसूरिया, ठीक है। पीछे के नाम वगैरह भी याद नहीं भी होता है, इससे आपका काम चल जाएगा एग्जाम में, क्योंकि वहां तो पूरा नाम शुद्ध दिया रहेगा। तो बूरो ब्रसो मोलोकोमा, अब ये जो है बूरो क्या है, ये आपका बुरास के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो है ये उसका हो गया। और ये कौ से जो है आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका राज्य वृक्ष के बारे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे इसमें हमने जो राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में, उसका क्या होता है, रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन होता है। तो बुरांस का हो गया यहाँ पे। और साथ ही जो है आपका ये कौ से आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका पशु के बारे में, क्या हो जाता है, जो कस्तूरी मृग है ना पशु, उसके बारे में हो जाता है। तो उसको कस्तूरी मृग जो आपका राज्य पशु है, और इसका जो है नाम जो है कमाएगी मास्कस डियस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास्कस कैसोगोस्टर, ठीक है, मास्कस कैसोगोस्टर। तो ये इसका इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, किसका, कस्तूरी मृग का। तो ये चार के चार आपको जिस दिन ये दूसरी क्लास वाली रहेगी, जिसमें हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे, तो उस समय हम इसको पूरा क्लियर आपको कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की क्लास दोस्तों। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अभी हम क्लास को थोड़ा शॉर्ट में रख रहे हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे हम क्लास का टाइमिंग बढ़ाते रहेंगे, और सीधे जो है क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ाएंगे। तो क्लास के अकॉर्डिंग जैसे हमारे टॉपिक आगे बढ़ेंगे, तो हम क्लास के लिए टाइमिंग भी रूटीन के अंदर बढ़ाते रहेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। काफ़ी सारे मेंबर्स हमारे चैनल के अंदर जुड़े हुए हैं। यदि आप हमारे चैनल की क्लास की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे। आपके 3-4 महीने की बेहतरीन तैयारी आपको उत्तराखंड के अंतर्गत देखने को मिलेगी हमारे द्वारा। और आप जो है फिर उसके बाद जो है बहुत आसानी से अपना UPSSC का कोई भी ग्रुप सी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। साथ ही जो लोअर BCS के कैंडिडेट्स हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, उनके लिए भी यहाँ पर प्री एग्जाम क्रैक करने में बहुत आसानी होने वाली है। तो इसलिए आप जो हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत आसान सी मेंबरशिप रखी गई है, आप देख सकते हैं। तो उसमें से आप हमारे मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है आप जो है कंटिन्यू आपको इससे बेहतर और क्लास में हमारे मेंबर्स जो सेलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो हमारी मेंबरशिप ले लेते हैं, उनके लिए हम कंटिन्यू अदर क्लासेस भी कराते रहेंगे। बाकी यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस आती रहेंगी। तो इस तरीके से आपको ये स्टार्टिंग है, इसलिए इसमें हम थोड़ा इतना टाइमिंग और उसके साथ कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ता जाएगा, 15-20 दिन की हमारी क्लासेस लगातार चलती रहेंगी, तो उसके बाद हम टाइमिंग और उसको सारा मेंटेन करते हुए क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए जो है आप चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिएगा, और बिल्कुल भी लेट मत कीजिएगा, और आसान सी मेंबरशिप है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी प्रॉपर करते रहिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम एक उसके जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनका शेड्यूल आपको डिस्कशन करेंगे, और साथ ही आगे अपनी क्लास को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा उत्तराखंड के मुख्य जो पशु हैं और पक्षी, इसको लेकर हमने इसमें चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।